नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि डेली यूपीएसआई की सीरीज चलाई जा रही है और यूपीएसआई के लिए डेली पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है जिसमें पॉलिटी के एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं यूपीएसआई में, उसमें से 20 से 25 पॉलिटी के क्वेश्चन और मूल विधि को मिलाकर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी, या हम कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बताइए कौन थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, वो भी आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य के कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और एक बात और बता दूं, ये संविधान सभा का भी हिस्सा थी, जो कि संविधान सभा में आपको पता होना चाहिए संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। तो संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थीं, उन 15 महिलाओं में भी ये उनमें से क्या थी? एक थी। ठीक है, 15 महिलाओं की संख्या में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनमें से विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है, आपको ये बताना है। तो आपको पता ही होगा कि विधान परिषद क्या होती है दोस्तों। तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानमंडल के दो अंग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, जिस तरीके से राज्यसभा होती है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की क्या है? व्यवस्था है। और ये कुछ ही राज्यों में, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में ये कहीं ना कहीं अवस्थित है दोस्तों। अनुच्छेद 171 के तहत देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 169 के तहत भारत में एक विधान परिषद हो सकती है। ठीक है, राज्यों के लिए एक विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, संसद द्वारा गठन होता है दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद 171 के तहत ये विशेष प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से क्या होगा? अधिक होगा, ना कि कम होगा। तो यहाँ पर अधिक नहीं होने की बात की गई, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये भी बात की गई है और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल बी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये दोस्तों इसका जो अधिकार है संसद के पास है, क्योंकि निर्माण भी यही करती है। तो समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि राज्यपाल के विधान परिषद के कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा के लिए 245 में से 12 सदस्यों को 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, किन क्षेत्रों के आधार पर? विज्ञान के आधार पर, साहित्य के आधार पर, कला के आधार पर और सहकारी आंदोलन, इन सारी चीज़ों के आधार पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी तरीके से राज्यपाल भी कहीं ना कहीं इन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसके तत्वाधीन में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति तो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाएगा नहीं। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तम उच्च न्यायाधीश ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली के उपराज्यपाल, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस समय वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल ना होकर कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। तो इनकी जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है? उपराज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? दिल्ली होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और बता दूं कि ये जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 में केवल और केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होता है। अन्यथा 6 के 6 राज्य उपराज्यपाल द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाओं को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो विधानसभा की जो सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो दोस्तों 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25। अच्छा, हम विधानसभा के गठन की बात करें तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 170 पर बात की गई। इसकी कितने पर बात की गई? 170 में। और भारतीय संविधान के 173 के अनुसार विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होती हैं।
ठीक है। 170 पर तो विधानसभा की गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई? विधानसभा के गठन की बात की गई है, आर्टिकल। और 173 में योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 173 में। ठीक है, अनुच्छेद 173 में क्या योग्यताएं हैं? सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी कम से कम 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका है। तीसरा, वह ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा क्या की गई हो? विहित की गई हो। ये तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? तो आपको ये बताने हैं, दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, दो ऑप्शन, मतलब एक तरीके से दो कथन दिए गए हैं पी और क्यू के रूप में। तो आपको बताना है कि किस इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वह किसी भी बिल पर अपनी सहमति को रोक सकता है। पहली बात आपसे बोली जा रही है कि वह किसी भी बिल पर अपनी सहमति को रोक सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास है कि उसी तरीके से राज्यपाल को, कि वह किसी भी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। ठीक है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि को अग्रिम क्या कर सकता है? दे सकता है। बिल्कुल सत्य है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय का मतलब होता है कि अचानक अगर मान लो सरकार के पास, राज्य सरकार के पास कोई खर्चा निकल जाए, तो जो आकस्मिक निधि होती है, जो खजाना होता है, उससे वो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उसे अग्रिम दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पी और क्यू होगा। ठीक है, आंसर जो होगा पी और क्यू। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत के संविधान के 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? संसद के बाद। और ये गठित भी करता है और ये समाप्त भी कर सकता है। तो भारत के संविधान के 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा और इससे आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 से क्या कर दें? पारित कर दें। ठीक है, तो 2/3 बहुमत होना चाहिए और 2/3 बहुमत से अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो किसी भी विधान परिषद को गठित किया जा सकता है संसद द्वारा और उसका विघटन भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के आपसे बोला जा रहा है कि भारत के किसी राज्य का गवर्नर बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए दो अर्हताएं हैं, मतलब योग्यताएं हैं। दो योग्यताएं कौन कौन सी हैं? एक तो वह पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी जो विशेषता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। तो कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसे संसद की किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा यह है कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए। तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी सी। और अनुच्छेद 157 के अनुसार आप ये मान के चलें, ये तीनों योग्यताएं कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास होना चाहिए, तब जाकर वह कहीं ना कहीं तीनों योग्यताएं होना चाहिए, तब जाकर वह गवर्नर किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या इतने से अधिक सदस्य और इतने से कम सदस्य नहीं होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी और कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्या 500 होगी, 500 से 60 होगी, क्या 450 होगी, क्या 330 होगी, या 450 होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा। होता क्या है, अनुच्छेद 170 के अनुसार, 170 के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत 73 के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 545। तो ये और आपको याद रखना है लोकसभा के बारे में। ये तो हमने विधानसभा के बारे में बता दिया कि आर्टिकल 170 जो है वो 500 और न्यूनतम 60, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से अधिक नहीं होगा।
31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 81 में 525 से कितनी बढ़ा के कर दी, 545। ये जो फैक्ट है ये लोकसभा के लिए है। किसके लिए दोस्तों? लोकसभा के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें से जैसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जो निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो दोस्तों सदन में उपस्थित मतदान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें सदन की बहुमत की संख्या, ठीक है, किसके? सदन की बहुमत की संख्या। तो इसका जो राइट, एक मिनट, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। अभी तो बताया था, ये तो राइट होगा ना, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, कि सदन में जो उपस्थित लोग हैं उनके 2/3 बहुमत और प्लस सदन की बहुमत का संख्या। ठीक है, ए और बी इसका जो होगा वो राइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, 169। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये केरल में तो नहीं है, ना ही राजस्थान में, ना ही तमिलनाडु में, और ये कहाँ पर? बिहार में। वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, पहले 7 थी लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, मतलब विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है दोस्तों? विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में क्या है दोस्तों? विधान परिषद। ये 6 राज्य कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश है आपका, ठीक है, एक बिहार है आपका, ठीक है, एक कर्नाटक है आपका, एक महाराष्ट्र है आपका, ठीक है, और एक आपका तेलंगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपके कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए जहां पर आज भी वर्तमान में विधान परिषद पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर था, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर कितनी है? 6, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? आपको बताना है कि किस राज्य में लोकसभा की केवल एक सीट है। तो दोस्तों मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की केवल कितनी सीट है? एक सीट है। और आपको ये पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं किस राज्य में है? तो वो यूपी में है, जो कि कितनी है दोस्तों? 80 है। ठीक है, और यहाँ अगर हम विधानसभा की बात करें कि मिजोरम राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, तो विधानसभा की 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। कितनी दोस्तों? 40। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राज्य के विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य की विधि निर्माण की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। पहला पढ़ते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के किसी ऊपरी या निचले दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें बोली जा रही है कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो राज्यसभा हो गया ये देश का, ठीक है, और विधायिका हो गई राज्य की। तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर विधानसभा में पारित करने के बाद फिर राज्यसभा जाएगा वो बिल, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पहले ये कहा गया कि केंद्र द्वारा राज्य की सरकारों के राष्ट्रपति शासन 326 के द्वारा खारिज किया जा सकता है। आपको पता हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जा सकता है, और राष्ट्रपति उस सरकार को या तो निलंबित कर सकता है या बर्खास्त कर सकता है। दोनों कहीं ना कहीं उसके पास पावर होती हैं, और जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त या निलंबित कर सकता है और शासन की तरीके से राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है ऐसा कब हुआ था पहली बार, किस राज्य को ऐसा कहा गया था कि उसे है ना, उसे उस सरकार को कहीं ना कहीं किया जा सकता है, सरकार को राष्ट्रपति शासन के द्वारा खारिज किया जा सकता है। किस राज्य
भारत के, देखो क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में पहले ये कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन के द्वारा खारिज किया जाए। अच्छा, राज्य सरकार खारिज मतलब एक तरीके से या तो बर्खास्त करना या निलंबित करना। अब आपसे ऐसे कौन से राज्य में कहा गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्यों होगा, तो एक केस आया था नवाम रेबिया और अन्य बनाम उप स्पीकर, और 2016 का ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। ठीक है, मैं केस लिख दे रहा हूँ, नवाम रेबिया और और अन्य बनाम उप स्पीकर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना वैध है। तो ये पहला केस था जहां पर 2016 में ये बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रशासक मतलब उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। जो चंडीगढ़ शहर का जो प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार की गृह मंत्रालय के पास होता है। ठीक है, तो वर्तमान में पंजाब का जो राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का क्या हो सकता है, प्रशासक होता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में अगर हम बात करें तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रशासक के रूप में नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो आपको बताना है कि किन मानदंडों के आधार, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं, भौगोलिक समानता बिल्कुल नहीं, भाषागत एवं संस्कृति की एक रूपता को लेकर कहीं ना कहीं ये पुनर्गठन किया गया था, जिसमें से भारत का जो पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठित वो कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। वो कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और भाषागत और सांस्कृतिक को लेकर एक एक रूपता को लेकर मानदंड तैयार किए गए थे, मतलब। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 80। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीटें पाई जाती हैं भारत की, वो 80 सीटें पाई जाती हैं लोकसभा में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से निकल के आती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से निकल के आती हैं दोस्तों। और इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 31। ठीक है, और विधानसभा में आपको पता ही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी पाई जाती है, तो उसमें 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों, 100। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। आपसे बोला जा रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये नहीं। ठीक है, स्थगन कर सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकता, इस बात को हमें विशेष ध्यान देना। और राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 171 के अनुसार, अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन है। ठीक है, राज्य विधान परिषद, जो राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद है वो राज्य का क्या है बेटा, उच्च सदन या स्थायी सदन होता है। इसमें सदस्यों की कम से कम संख्या 40 होनी चाहिए, 40 और अधिक से अधिक विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का कितना, 1/3। ये मैं अभी पढ़ा के आया हूँ आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि डैश डैश की नियुक्ति के बारे में हमसे बात की जा रही है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति भैया राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महाधिवक्ता होगा, क्योंकि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में होता है और उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा बी इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये 2014 का क्वेश्चन है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, आज की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन है। कौन है दोस्तों, M.K. स्टालिन, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए, और ये वाली बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में ये वाली बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, या ये भी है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये वाली बात भी इसमें लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? सॉरी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है 213, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। और आपको बता दूं, इसी का आप उल्टा कर दें तो निकल के आता है 123, ये राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसके लिए जो पावर रहती है वो आर्टिकल 123 में है, और राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसके लिए जो पावर रहती है 213 में है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अध्यादेश का मतलब क्या होता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो, जब विधानसभा का सत्र ना हो, केवल एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों में द्वारा पारित होना क्या होता है? जारी होता है। तो इनके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधान मंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकता है? राज्य अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का कारण था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अगस्त क्वेश्चन पुराना है थोड़ा सा, 2 अगस्त 1999 में हुई गैसल ट्रेन दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो गैसल एक दुर्घटना हुई थी और उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने क्या किया था? एक तरीके से हाँ हाँ, एक तरीके से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक तरीके से इस्तीफा दे दिया था। अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ठीक है दोस्तों, कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब तो नीतीश कुमार आपको पता ही होना चाहिए इस समय बिहार के कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500 से अधिकतम संख्या 500 होती है, इससे अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, ये बात की जा रही है कब की? तो ये बात की जा रही है 1991 की, लेकिन हमें 91 से मतलब नहीं, आज वर्तमान से मतलब। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री वही हैं जो इस समय सीएम हैं, मतलब योगी जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, यही क्या है इस समय उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए।